हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 6 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक अभ्युत्थान क्या होता है, प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कब से कब तक था, उसका टाइम पीरियड, दूसरे का कितना था। आज हम इन तीन लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का अर्थ क्या है। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान देश की लोकतांत्रिक राजनीति में तेजी से व अधिक मात्रा में लोगों की भागीदारी का बढ़ना मुख्यतः लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के रूप में जाना जाता है। मतलब कि देश की जो लोकतांत्रिक राजनीति है हमारे देश की, उसमें जब तेजी से व अधिक मात्रा में, मतलब स्पीड यानी तेजी से और अधिक मात्रा में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, तो उसी को लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर सामाजिक विचारकों ने भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में तीन लोकतांत्रिक अभ्युत्थानों की पहचान की है। जो सामाजिक विचारक हैं उन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर जब भारत की स्वतंत्रता हुई उसके बाद के जो अवधि है उसमें तीन लोकतांत्रिक अभ्युत्थानों की पहचान की है। अब हम पढ़ेंगे कि पहला लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, इसका टाइम पीरियड। प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1950 से 1970 तक माना गया। इसमें मेन पॉइंट है मतदान की सहभागिता पर आधारित। यह जो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान था मतदान की सहभागिता पर आधारित था। प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान को 1950 के दशक से 1970 के दशक तक विभाजित किया जाता है। ये जो प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है इसको 1950 के दशक से 70 के दशक तक विभाजित किया जाता है। सेकंड है, यह केंद्र व राज्य दोनों की लोकतांत्रिक राजनीति में भारतीय वयस्क मतदाताओं की सहभागिता पर आधारित था। केंद्र और राज्य की जो राजनीति है उसमें दोनों की ही राजनीति में जो भारत के वयस्क मतदाता हैं उनकी सहभागिता पर आधारित था। थर्ड, पश्चिमी मिथकों को गलत साबित करते हुए कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आधुनिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा और मीडिया तक पहुंच की आवश्यकता है। पश्चिमी जो विचारक है उनका ऐसा मानना था कि लोकतंत्र वहीं सफल हो सकता है जहां आधुनिकीकरण हुआ हो, शहरीकरण हो, शिक्षा और मीडिया तक पहुंच हो। लेकिन हमने इसको गलत साबित करा, क्योंकि भारत जो था जब 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी भारत लोकतंत्र की राह पर खरा उतरा। संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत पर केंद्र व राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का सफल आयोजन। संसदीय लोकतंत्र का जो सिद्धांत है उसमें केंद्र और राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का सफल आयोजन हुआ भारत के पहले लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का ही परिणाम था। जो लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो ये चुनाव का सफल आयोजन हुआ ये भारत के प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का परिणाम था। अब हम पढ़ेंगे दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। इसका जो टाइम पीरियड है 1980 का दशक माना जाता है। इसमें क्या हुआ कि समाज के पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी। इसमें यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी। अगर हम 1980 के दशक की राजनीति के बारे में देखें तो इस टाइम में बसपा जो है वो सक्रिय होने लगी और इस टाइम में ये अन्य पिछड़े वर्गों की भी राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ने लगी। 1980 के दशक के दौरान समाज के पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को योगेंद्र यादव द्वारा द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के रूप में व्याख्या की गई। जब 1980 के दशक में समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी में आता है उसकी जब राजनीतिक भागीदारी बढ़ी तो योगेंद्र यादव जो थे उन्होंने इसे द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के रूप में व्याख्या की इसकी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इस भागीदारी ने भारतीय राजनीति को इन वर्गों के लिए अधिक उदार और सुलभ बना दिया। अब इस भागीदारी से क्या निश्चित हुआ कि भारतीय जो राजनीति है, इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें इन वर्गों की अधिक
इन वर्गों के लिए अधिक उदार और सुलभ बना दिया भारतीय राजनीति को। थर्ड, हालांकि इस अभ्युत्थान ने इन वर्गों को, खासकर दलितों को, के जीवन स्तर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। मतलब भागीदारी तो बड़ी थी, लेकिन जो दलित थे और इन वर्गों के जीवन में कोई खास सुधार नहीं हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, 1990 का दशक, प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण। इसमें क्या होता है कि प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग का आरंभ हुआ। जैसा कि 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, तो 1990 के दशक में इनकी शुरुआत हुई कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग का आरंभ हुआ। इन घटनाओं ने अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए प्रतिस्पर्धी बाजार समाज का निर्माण किया। इस प्रकार तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब ये आई उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो इन्होंने क्या करा, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति थे, एक प्रतिस्पर्धी बाजार समाज का निर्माण करा और इस प्रकार तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ। सेकंड पॉइंट आएगा, तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान एक प्रतिस्पर्धी चुनावी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान जो एक प्रतिस्पर्धी चुनावी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। अब सर्वश्रेष्ठ का अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि यह योग्यतम के अस्तित्व पर आधारित है। मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है वही नहीं, बल्कि जो योग्य है वही, उसी सिद्धांत पर यह आधारित है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि यह भारत के चुनावी बाजार में 3 महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित करता है। तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान जो है भारत का जो चुनावी बाजार है उसमें 3 महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित करता है। पहला, राज्य से बाजार तक, दूसरा सरकार से शासन तक, और तीसरा है नियंत्रक राज्य से सुविधा प्रदाता राज्य तक। पहला जो राज्य है उससे बाजार तक, दूसरा सरकार जो है उससे शासन तक, और तीसरा, पहले राज्य क्या था, नियंत्रक राज्य होता था, अब क्या है, सुविधा देने वाला राज्य। राज्य यानी सरकार, नियंत्रक राज्य से सुविधा प्रदाता राज्य तक। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा इसमें कि इसके अलावा तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान जो है उन युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है जो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि 2019 के चुनाव में 89.7 करोड़ लोग मतदान करने के लिए पंजीकृत हुए। इस वीडियो में हमने जाना कि लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का अर्थ क्या है, और लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के टाइम पीरियड देखा, कितने लोकतांत्रिक अभ्युत्थान हुए, पश्चिमी मितक क्या विचारधारा रखते थे इसके बारे में, भारत इस पर किस प्रकार उतरा सही से, भारत ने किस प्रकार लोकतंत्र को सही तरीके से अपनाकर उस पर अमल किया, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे बना। इस वीडियो में इतना ही पढ़ा था हमने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।